हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 11 का पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता उस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर में केवल 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कम समय का वीडियो होगा, लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उस 30 से 40 मिनट में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, अगर हम बात करें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिकीय प्रकृति का, तो सबसे पहला चीज जो इसमें हमको पढ़ना है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या चीज होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति और निरोधी विभव। ठीक है, साथ ही साथ इसके बारे में भी हमें जानना है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। जिसमें से आपके लॉन्ग में ये और ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। तो अगर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, ठीक है, ये हर्ट्ज तथा लेनार्ड के जो है कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, उनके कुछ प्रयोग हैं जिसके आधार पर जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के और कई सारी घटनाएं हैं जिसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो हालांकि सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यही है कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर। ठीक है, जैसे ही आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो। ठीक है, और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एक निश्चित आवृत्ति, एक ये ध्यान देने वाली पॉइंट है, एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित कराया जाता है या डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और उस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की वजह से परिपथ में जो धारा बहती है उसे कहते हैं प्रकाश धारा, और इस पूरी परिघटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, फिर से समझो, ध्यान से समझो। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, यानी जो प्रकाश हम उस धातु की सतह पर इंसिडेंट करा रहे हैं या आपतित करा रहे हैं,
प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है एक निश्चित मान से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ ना तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना होगी, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना बिल्कुल होगी ही नहीं। जब क्योंकि कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना कहाँ से पॉसिबल है। तो इसीलिए इस बात को आप लोग नोट करिएगा, डेफिनेशन में ये वर्ड जरूर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन पूरी की पूरी रंग मानी जाएगी। ठीक है, तो जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति की कोई प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित कराई जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ के अंदर जो धारा बहने लगती है, धारा आई, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकाश धारा। क्या बोलते हैं, प्रकाश धारा। ठीक है, और इस पूरी परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई सभी लोगों को। ठीक है, अब देखो जो परिपथ में धारा बह रही है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आप समझ गए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो प्रकाश धारा हमको मिलती है वो किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्रकाश धारा को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ तो बच्चों जरा आप लोग बताइए क्या होली में पूरा भरपूर आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया। ठीक है, हालांकि अभी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत बाहरी साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी भी बनारस में होली का जश्न ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब दाएं बाएं चल ही रहा है। ठीक है, तो जैसा भी लोग सेलिब्रेट, कोई घर पे डीजे बजा के सेलिब्रेट कर रहा था, कोई तो रंग खेल के सेलिब्रेट कर रहा था, कोई अच्छे अच्छे पकवान बना के खाए पिए, मतलब मस्त सेलिब्रेट। सबका सेलिब्रेट करने का अपना अलग अलग तरीका है। तो आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट किए, घर में रहकर सेलिब्रेट किए कि रंग खेल के सेलिब्रेट किए हैं, कि कुछ उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करके। पढ़ाई तो कोई नहीं किया होगा ये मुझे भी पता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद नहीं किया तो आप लोगों से मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो जैसे जैसे भी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमने इस तरीके से किया या हम अपने दोस्त को रंग लगाया या उसको उस जो भी जैसे भी आप लोगों ने किया ज़रा बताना, हम भी देखें भाई आप लोगों के क्या तरीके, क्या कैसे कैसे तरीके हैं। चलिए, प्रकाश धारा को प्रभावित करने वाले कारक। अरे वापस आ जाओ, इस पे देखते हैं पॉइंट पर। ठीक है, इसमें सबसे पहला कारक है आपतित प्रकाश की तीव्रता। अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है, तीव्रता। अब तीव्रता का मतलब है अगर एक मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, उस पर 10 प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, 10 की जगह अगर हम 20 प्रकाश किरणों को एक साथ डालें तो ये होती है तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का मतलब फोर्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली चीज ध्यान से समझो। अगर इसकी हम तीव्रता बढ़ा दें तो तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और जब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो परिपथ में धारा का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो पहला पॉइंट, ठीक है, तीव्रता पर निर्भरता। तीव्रता पर इसमें क्या देखने को मिला कि आपतित प्रकाश या प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर इसके बीच ग्राफ खींचा जाए तो अगर हम मान लो इधर दिखाएं प्रकाश धारा आई को और इधर तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को दिखा दें तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ा हो जाएगी उसी के अनुपात में क्या हो जाएगी, आपकी धारा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ाने पर बढ़ती है या कह सकते हो उसके समानुपाती होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब देखते हैं विभवांतर, यानी जो बैटरी हमने लगाया है, बैटरी के कारण क्या हो जाएगा, इसके सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जनरेट होगा। तो इस बैटरी यानी इसके पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट है, इसके पोटेंशियल को अगर हम कम ज़्यादा करें तो क्या प्रकाश धारा पे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, अगर हम फिगर पे आओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। ये है बैटरी, ठीक है। अगर इसके विभवांतर को हम क्या करें, शून्य कर दें, इसके विभवांतर को क्या करें, शून्य कर दें, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इनके पास गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा होने के कारण ये गति करते हुए इस पॉजिटिव प्लेट यानी कि जिंक, ये जो प्लेट लगाई गई है ये जिंक की है, ठीक है। तो इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंच ही जाएंगी, ठीक है। तो यानी यहां से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है वो चलते चलते यहां तक पहुंच जा रहा है, यानी कहने का मतलब है सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। तो यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है परिपथ के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चार्ज, ठीक है, यानी गति कर रहे हैं। तो इसके कारण परिपथ में कुछ ना कुछ हमको धारा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पोटेंशियल को, इसके विभव को हम क्या करें, धीरे धीरे नेगेटिव करते जाएं, अगर नेगेटिव करेंगे यानी कम करेंगे, माइनस में करेंगे, तो ये जो सिरा ए है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक निश्चित वैल्यू ऐसी आएगी कि जिस पर इसका मान निगेटिव हो जाएगा। जब इसका मान नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से जो प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, वो जब इस प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्लेट क्या हो चुका रहेगा, निगेटिव चार्ज यानी माइनस हो चुका रहेगा। तो जब माइनस हो चुका रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी माइनस चार्ज होते हैं, तो ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अब रिपेल कर देगा, यानी प्रतिकर्षित कर देगा, अपने पास तक पहुंचने नहीं देगा। जब अपने पास तक पहुंचने नहीं देगा तो सर्किट इनकम्प्लीट, परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और वही ऋणात्मक विभव, यानी जिस विभव पर परिपथ में प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरोधी विभव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसमें निरोधी विभव का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर हम बैटरी को क्या करें, बैटरी के मान को एक निश्चित मान तक घटा दें, ठीक है, बैटरी के एक निश्चित ऋणात्मक मान के लिए यदि परिपथ में मिलने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए तो उस ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो यानी अगर हमने पोटेंशियल बैटरी का डिक्रीज किया तो धारा भी डिक्रीज हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब आ गया जो बढ़ाने की कोशिश में, यदि हम बैटरी की पोटेंशियल यानी विभव को बढ़ाते जाएं तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। अब जब ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो यानी इसके पास और ज़्यादा पॉजिटिव, यानी और, जैसे कहने का मतलब एक कोई चुंबक है, चुंबक को और ज़्यादा पॉजिटिव करने का मतलब है उसके पास में ऋण, जैसे मान लो उसका उत्तरी ध्रुव है तो एक और चुंबक रख देते हैं उसके उत्तरी ध्रुव, तो उसके उत्तरी ध्रुव की पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि जब हम इसको और ज़्यादा विभव देंगे और पोटेंशियल देंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। इस प्लेट, ये प्लेट हमारा ज़्यादा धनात्मक हो जाएगा, तो यानी इसकी पावर बढ़ेगी। तो अब ये क्या करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें कुछ ऐसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे कि जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ रास्ते में ही कहीं रह जाते हैं। तो अब इसकी पावर बढ़ने के कारण वो उसको भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। तो जब जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा कम होने के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, अब ये क्या कर रहा है, जब इसका मान हम बढ़ा दिए यानी पोटेंशियल को बढ़ा दिए तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन रास्ते में रह जा रहे थे, नहीं पहुँच पा रहे थे, उन सबको भी ये क्या कर रहा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा, खींच ले रहा। यानी अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने लगे तो परिपथ में धारा का मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। फिर एक कंडीशन है, लेकिन एक निश्चित सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, एक निश्चित मान ऐसा आ जाएगा कि जब
धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचने लगें तो उसके बाद आप चाहे इसका विभव चाहे जितना भी बढ़ा दो, क्योंकि जितने निकल रहे हैं वो ऑलरेडी पहुंच जा रहे हैं, तो अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो यानी एक निश्चित मान के बाद इसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जितना विभव बढ़ा लो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो यानी एक निश्चित मान तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जा कांस्टेंट हो जाता है। तो यानी अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, इधर अगर विभव ले लें और इधर धारा, ठीक है, इधर निगेटिव, तो निगेटिव में क्या होता है, एक निश्चित मान के लिए जीरो होता है, जीरो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिस विभव पर जीरो हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, निरोधी विभव, और इसको लिखते हैं V जीरो से। ठीक है, इसको लिखते हैं V जीरो से। ठीक है, और जब धारा कांस्टेंट हो जाती है तो उसे संतृप्त धारा कहते हैं। कौन सी धारा, संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, एक और था निरोधी विभव और निरोधी तरंगदैर्घ्य, नहीं निरोधी विभव नहीं, निरोधी विभव होता है और एक होता है हाँ देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य। तो ये दो बातों पर जो है प्रकाश वैद्युत धारा काफ़ी डिपेंड है, निर्भर करती है। दोनों चीज़ें आपने सीख लिया। बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। देहली तरंगदैर्घ्य, उससे पहले देहली आवृत्ति सीखो। लिख रहे थे आवृत्ति ही, लेकिन हो गया जो है देहली आवृत्ति। तो जैसा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के डेफिनेशन में मैंने आपको साफ साफ बताया कि एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश, ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश या उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश जब धातु की सतह पे पड़ती है तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर हम जो प्रकाश क्या हो रही, आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या करें, एकदम घटा दें, इतना ज़्यादा घटा दें कि यहाँ से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन बस केवल और केवल उनका उत्सर्जन हो सके, और यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं, जो उनके पास गतिज ऊर्जा आ रही है, वो ना मिले। ठीक है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को या प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में? ठीक उसी तरीके से देहली तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब भाई देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, तो देखिए भाई ध्यान से, क्या नियम है इनके, 4-5 नियम हैं। सबसे पहला तो नियम क्या है कि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आवृत्ति जो है उसकी देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए या देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो पहला आपने समझ लिया क्या है कि जो आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति के बराबर या देहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है ये जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है,
धातु की सतह से जो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इनकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है, अगर हम आवृत्ति किसी भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है? इसकी गतिज ऊर्जा, ना कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उत्सर्जन की दर नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक और कंडीशन है, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो हम प्रकाश की तीव्रता चाहे जितनी भी बढ़ा लें, क्योंकि हमने बताया ना तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और धारा भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से कम है तो आप प्रकाश की तीव्रता चाहे जितनी भी बढ़ा लेंगे, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला नहीं है। ठीक, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पांचवा है और एक कंडीशन कि अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। ये चौथे पॉइंट में ही है। पांचवा पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। अब क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तो प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर आपतित होने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय नहीं लगता है। ठीक है, यदि पांचवा पॉइंट कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तो प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय नहीं लगता है। यानी ज्यों प्रकाश आपतित हुई त्यों प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो ये 5 जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम थे, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट, अगर कोई समस्या हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता हो। और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो तो सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण की। ठीक है, आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण। हाँ, एक और चीज़ जान लो उसको शुरू करने से पहले, कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन। ठीक है, तो अगर हम कार्यफलन की बात करें, कार्यफलन को बेसिकली हम W से डिनोट करते हैं। किससे? W से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती। बात न्यूनतम ऊर्जा की है, तो जब न्यूनतम ऊर्जा की बात आती है तो इसी कार्यफलन को हम न्यूनतम वाले को V0 से डिनोट कर, W0 से। ठीक है, जहां न्यूनतम वर्ड आ जाता है। और वैसे अगर हम कार्यफलन की बात करें तो इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? समझ गए? चलो, तो हेडिंग डालो, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लैंग्वेज वगैरह हम सब राइट कर दे रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन हम वीडियो को रोक कर लैंग्वेज राइट कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखने में वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है बेवजह। ठीक है, और उसका कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि उसको समझा तो हम 2 ही मिनट में देते हैं। चलो हेडिंग डालो, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण।
देखो किस तरीके से इसको राइट करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में राइट करना है। हम पूरा लैंग्वेज राइट कर दे रहे हैं। हाँ तो बच्चों ध्यान देना, क्वांटा सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब किसी ऊर्जा स्रोत से क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट है, जिसे हम बोल सकते हैं बंडल। ठीक है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होती है। ठीक है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में आगे बढ़ती है, जिसे हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। और एक फोटान या एक क्वांटा की जो कुल ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है, वो E=h के बराबर होती है, h, जहां पे h आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे देखो, आइंस्टीन के अनुसार जब ये क्वांटा या फोटान किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं, तो एक क्वांटा या एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और जब ये फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है, तो ये जो फोटान की कुल ऊर्जा h है, वो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन से ये अनुक्रिया कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस पूरी एनर्जी h का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, यानी पूरी एनर्जी अवशोषित कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित यह ऊर्जा h दो तरीके से यूज होती है। पहली धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में। ठीक है, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है, और इसको डिनोट करते हैं W0 से। W0 आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और जब आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा यानी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी आवृत्ति है जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू से घटाकर कितनी कर दी जाए, न्यू0, यानी कि देहली फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति के बराबर हो। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता देहली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तब इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h0। और दूसरा, जो ऊर्जा बच जाएगी, जो ऊर्जा बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स हो, तो के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, जहां पे b भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्स यानी अधिकतम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, ठीक है, यदि ऊर्जा अधिकतम होगी तो वेलोसिटी भी अधिकतम होगा। यानी हमारा E जो है, कुल ऊर्जा कितने रूपों में टूटा, तो हम E को क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू W0 प्लस के। E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W प्लस के। ठीक है, या हाँ सॉरी, W0 प्लस के लिख सकते हैं ना। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से
W0 माइनस ई, W0 माइनस ई। ठीक है, अब जरा ध्यान दो भाई, आप लोग लिख लिए ना ऊपर? नहीं लिख पाए हो तो थोड़ा सा बैक करो 10 सेकंड, ठीक है, और वीडियो को रोको और आराम से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो बैक करके, ठीक है। तो क्या था, E इक्वल टू W0 प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। तो K इक्वल टू गतिज ऊर्जा W0 माइनस ई, इसकी वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये W0, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, h न्यू, ठीक है। ये क्वांटा है ना, फोटान है, फोटान की कुल ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। यदि अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी v मैक्स, तो हाफ m v मैक्स के लिए, अगर इसको अधिकतम गतिज ऊर्जा चाहिए, इसको क्या होगा, हमको क्या चाहिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यानी जो कुल ऊर्जा h न्यू है, E इक्वल टू कितना है, h न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी यानी इसकी आवृत्ति मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी आवृत्ति मैक्सिमम तो होगी, इसके साथ साथ ये दो रूपों में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यानी कार्यफलन के बाद, कार्यफलन में केवल उतनी ही ऊर्जा व्यय हो जितना धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कितनी व्यय होती है, W0 ही व्यय होती है। तो इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब देखो भाई, यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा W0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू जीरो, जहां पे न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति। अब इसकी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर मैक्स इक्वल टू h न्यू जीरो माइनस h न्यू, ठीक है। अब क्या मिला, हाफ mv स्क्वायर मैक्स इक्वल टू h कॉमन ले लो तो न्यू जीरो माइनस न्यू, ठीक है। यह है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में और भी छोटे छोटे डेफिनेशन फार्मूले हैं, अगर उन सबको आपको समझ में नहीं आया हो या अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, काफ़ी, क्योंकि वो सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, ठीक है। और आई होप कि वो सारी चीज़ें आप पढ़ाते समय ही आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12, ठीक है, यानी कि परमाणु वाले चैप्टर के फाइनल शॉर्ट के साथ।